नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्रिय मित्रों। आज के अध्ययन को आरंभ करने से पहले मैं आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 10वीं हिंदी आ के काव्यखंड क्षितिज के काव्यखंड की कविता आत्मकथा, जिसको लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। कविता आरंभ करने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये कविता लिखी क्यों। तो मुंशी प्रेमचंद जी के संपादन में एक पत्रिका निकल रही थी, हंस। उस हंस पत्रिका में एक विशेषांक निकाला जा रहा था, आत्मकथा विशेषांक, जिसमें जो कवि थे इनको अपनी अपनी आत्मकथाएं देनी थी। तो जयशंकर प्रसाद के मित्रों ने भी कहा कि आप भी अपनी आत्मकथा लिखिए। चूँकि जयशंकर प्रसाद जी आत्मकथा लिखना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके जो मित्र थे उनका जो आग्रह था, उसके बाद जो दुविधा हुई और उनके ने जो लिखा वही उनका आत्मकथा थी। तो आत्मकथ यानी क्या कहलाता है? आत्मकथा, स्वयं के जीवन के बारे में लिखी हुई कथा को ही हम आत्मकथ या आत्मकथा कहते हैं। तो चलिए हम अध्ययन आरंभ करते हैं। लेकिन बच्चों, अध्ययन आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों की को एक बात बहुत अच्छे से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो कविता है ये छायावादी कविता है। और छायावादी कविता की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इसमें रहस्य छुपा हुआ होता है। मतलब आपको एक पंक्ति में ही कई अर्थ मिल जाएंगे। छायावादी कविता की एक विशेषता है कि यहाँ कहा किसी और के लिए जाता है और दिखता किसी और के लिए है। मतलब इसमें रहस्य होता है। चलिए तो हम अध्ययन आरंभ करते हैं। आत्मकथा। आत्मकथ। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। पहले हम इन दो पंक्तियों को ही समझते हैं। मधुप, मधुप मतलब मन रूपी भंवरा। गुनगुना कर कह जाता है, तो गुनगुना कर गाते हुए, सुनाते हुए, पुकारते हुए कुछ कह जाता है। क्या कह जाता है? कौन कहानी यह अपनी। कौन सी कहानी वह अपनी कह के जाता है, कवि को ये नहीं पता है, क्योंकि उसके जीवन में ऐसे जाने कितनी घटनाएं घटित हुई हैं। उसका जो जीवन है वो तमाम घटनाओं से भरा हुआ है। तो कवि कहता है कि वह कौन सी कहानी सुना के गया है उसको नहीं पता है, लेकिन जो भंवरा है वो एक कहानी सुनाकर चला गया है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि उसके जीवन की जो अ, लीला है ना, वो बहुत जल्द समाप्त होने वाली है, पत्तियों की जैसे। ल- कब समाप्त हो जाए उसको नहीं पता है, लेकिन उसके जीवन की जो यादें हैं ना, वो अब जो दुख भरी याद है, क्योंकि उसके जीवन में सुख था ही नहीं, केवल दुख ही दुख रहा है। तो वो जो दुख है वो पत्तियों के रूप में झड़ झड़ के अब सम्मुख आ रहा है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। कभी कहता है कि ये जो उसका जीवन है ना, वो आकाश के जैसे अनंत है। ये जो आकाश है ना, नीला आकाश जैसा इसमें अनंत है, और इसमें जाने कितने लोगों ने अपने इतिहास लिखे हैं, अपनी आत्मकथा लिखी है, असंख्य जीवन इतिहास लिखे गए हैं। अब जब इतने सारे जीवन इतिहास लिखे गए हैं तो मुझे लिखने की ज़रूरत क्यों? क्योंकि जिनने भी ये जीवन इतिहास लिखे हैं उनके साथ क्या हुआ है, यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिनोपहास। वो आत्मकथा लिखकर कहीं न कहीं उनने अपनी हँसी ही बनवाई है, मज़ाक ही बनवाया है। क्योंकि जब आप किसी के साथ अपना दुःख बाँटते हैं, उसके साथ दुःख शेयर करते हैं, तो वो कभी न कभी आप पर व्यंग कर ही देता है, आपका मज़ाक बना देता है, आपकी हँसी उड़ा ही देता है। तो कवि कह रहा है कि यदि मैं यहाँ अपने दुःख लिखूँगा ना, तो लोग मेरा मज़ाक ही बनाएँगे, मुझ पर हँसेंगे ही। जैसे कि जो लोग पहले भी अपना जीवन इतिहास या आत्मकथा लिख चुके हैं, उनने भी कहीं न कहीं अपना दुःख लोगों को बताकर उसमें व्यंग या अपने लिए उपहास का पात्र ही बने हैं, मज़ाक का पात्र ही बने हैं। आगे कवि कहता है कि तुम भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। कवि कह रहा है कि इतना दुख है मेरे जीवन में, उसके बाद तुम जो देखा है कि जो दूसरों ने आत्मकथाएं लिखी हैं उनकी भी लोग मजाक ही उड़ाते हैं, और तुम इतने पर भी मुझसे कहते हो कि मैं अपनी दुर्बलताएं, अपनी कमजोरी अपनी आत्मकथा में कह दूं, अपने दुख अपनी आत्मकथा में कह दूं। क्योंकि उनका जो जीवन है वो पूरा का पूरा दुख भरा ही रहा है।
तो बताओ मैं कैसे कह दूँ अपनी वो आत्मकथा? तो जबकि तुम्हें मालूम है कि लोग मेरा मज़ाक ही उड़ाएँगे, हँसेंगे। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे है गागर रीति। कवि कहता है कि तुम कविता को पढ़ने के बाद ज़रूर रस की अनुभूति करोगे, तुम्हें ज़रूर अच्छा लगेगा, लोगों को सुनकर ज़रूर अच्छा लगेगा, परंतु कहीं न कहीं ऐसा भी तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि मेरे इस दुःख के प्रति कहीं न कहीं आप उत्तरदायी हैं। आपको अनुभव होगा कि कवि का जो जीवन है उसमें सुख की प्राप्ति है ही नहीं, वो सुख से खाली है। उसमें सुख जीवन के जो कवि का जीवन है उसमें सुख रहा ही नहीं, उसमें केवल दुःख ही दुःख है और इसको कहीं न कहीं फिर आप खुद अपना कारण ना मान लो। कवि कहता है किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही हो खाली करने वाले। कवि आगे कहता है कि ऐसा ना हो कि ये बड़ी एक विडंबनापूर्ण स्थिति है भाई कि मैं बता तो दूँ, अपना जो आत्मकथा है वो लिख तो दूँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जो मेरी मज़ाक उड़ाया गया है या जो मेरे जीवन में दुःख आए हैं, उनके पीछे तुम स्वयं उसको अपना कारण ना मान लो। उनको जयशंकर प्रसाद जी जो रहे ना, वो बड़े ही भोले, सीधे, सरल रहे और लोगों ने उनको बहुत छला है। तो कहते हैं कि ऐसा ना हो कि तुम्हें महसूस हो कि जो मुझे पीड़ा हुई है ना जीवन में, जो कष्ट हुए हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं तुम ही उत्तरदायी हो। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें समझ में आ जाए कि जो तुमने गलती की है ना या जो मुझसे लाभ उठा के ना और मुझे जो क्षति पहुंचाई है, वो जो तुमने मुझे धोखे दिए हैं, उसका तुम्हें एहसास हो जाए कि उसके पीछे तुम ही हो। आगे क्या कहते हैं, यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। कवि कहता है कि ये बहुत बड़ी विडंबना है मेरे जीवन की। अरे यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, और मैं अपने जीवन के इन दुखों के बारे में लिखकर तुम्हारी हंसी कैसे उड़ा दूं, क्योंकि उन दुखों के पीछे कहीं न कहीं कारण तुम ही हो। अपनी सरलता का उपहास कैसे करा दूं? जीवन कवि का जीवन बड़ा ही सरल है, बड़ा ही भोलापन जीवन में रहा है जिस कारण उसको धोखे खाने पड़े, और जब आज वो अपनी आत्मकथा लिखेगा ना तो लोग क्या करेंगे? उसके जीवन पर हँसेंगे। भूले अपनी प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। कवि कह रहा है मैं अपने धोखों को कैसे भूल जाऊं? कि जब मैं सुनाऊँगा ना तो फिर वो भी आएगा कि लोगों ने मुझे कैसे धोखे दिए। और ये बात मैं कैसे सबको बता दूँ अपनी भूलों तथा उसका लाभ उठाकर जो लोगों द्वारा उनको धोखा दिया गया है उसके बारे में मैं कैसे बता दूँ, यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। आगे कवि कहता है उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊँ मधुर चाँदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हँसते होने वाली उन बातों की। कवि कहता है कि मेरे जीवन में जो सुख की मैंने कल्पना की थी, जो चाँदनी रातों में मैंने अपनी प्रेमिका के साथ जो समय बिताया था, उसकी कहानी मैं किस प्रकार गाऊँ? क्योंकि चाँदनी रात में खिलखिलाकर हँसते हुए होने वाला जो वार्तालाप है, उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। उसके बारे में सबको बताया नहीं जा सकता। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते-आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। कवि कहता है कि उसको वह सुख मिला ही नहीं, मतलब वो जो उसकी प्रेमिका है ना, वह उसको मिल ही नहीं पाई। जिसका स्वप्न देखकर देखते-देखते ही वह जाग गया था। और वो जो स्वप्न था ना वो इतना सुंदर था कि कवि उसका वर्णन नहीं करना चाहता। कवि आगे क्या कहते हैं, आलिंगन में आते-आते मुस्कुराकर जो भाग गया। उसकी जो प्रेमिका है वह इसको मिल नहीं पाई। बस वो आलिंगन में आते-आते मतलब उसके पास आते-आते ही जो सुंदर स्वप्न देख रहा था और आते-आते ही वो भाग गया और उसकी नींद खुल गई। अब वो कहता है उसकी कहानी मैं कैसे कह दूँ? मतलब जो मिली ही नहीं है उसके बारे में मैं यहाँ कैसे कह दूँ? वो कैसे अपना हाँ, व्यंग उड़वा लूँ, कैसे अपना उपवास उड़वा लूँ। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी ऊषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। कवि कह रहा है कि वो जो उसकी प्रेमिका थी ना, उसके जो गाल थे वो इतने लाल थे, इतने सुंदर थे कि वो जो प्रातः काल का भोर होती है ना, वो प्रातः काल की भोर भी उसी के उन कपोलों, उन गालों की सुंदरता में छाया लेती थी, मतलब उसी से लाल होकर निकलती थी।
उसकी जो प्रेमिका है वह इतनी सुंदर है। कहता है अब मेरे हाथ तो कुछ आया ही नहीं, अब मैं उस दुख भरी गाथा का वर्णन यहाँ कर कैसे दूँ, क्योंकि वो तो मेरा हुआ ही नहीं। आगे कवि क्या कहता है। अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा में। कवि कह रहा है कि वो जो उसका प्रेम था ना, उसका जो अनुराग था वो ऐसा था कि मेरे लिए बड़े ही सौभाग्यशाली क्षण थे वो। जो उसकी प्रेमिका का प्रेम था वह उसके लिए बड़ा ही सौभाग्यशाली समय था। उसकी लालिमा, उसके गालों की लालिमा इतनी सुंदर थी कि भोर उससे ही सुंदरता लेती थी। उन मधुर क्षणों की याद वो कैसे करे, वो कैसे लोगों को सुनाती। आगे कवि क्या कहता है। उसकी स्मृति पाथे बनी है, उसकी जो मधुर यादें हैं, जो उसके समय साथ बिताया गया वो जो मधुर समय है, वही कवि के जीवन का सहारा बना हुआ है। और उसी के सहारे कवि अपने कष्ट भरे जीवन की यात्रा में आगे बढ़ रहा है। उसको एक सहारा मिल रहा है और वो उन्हीं यादों के साथ अपना जीवन जी रहा है। सीवन को उधाड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कवि कह रहा है सीवन, सीवन मतलब होता है सिलाई। जो उसके अंतर मन में जो बातें दबी हुई हैं, कवि कह रहा है उनको क्यों उधेड़ उधेड़ कर देख रहे हो, क्यों उकेर उकेर कर देख रहे हो, क्यों मेरी कंथा की। यहाँ कंथा के दो अर्थ है, एक तो कथा और एक कंथा का मतलब होता है गुदड़ी। गुदड़ी मतलब यदि हम बुंदेलखंडी में बोले ना, तो या हम अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोलें तो इसका अर्थ होता है कथड़ी, जो पुराने कपड़ों से सिलकर बनी हुई होती है। तो कवि कह रहा है क्यों उनको कुदड़ कुदड़ कर देख रहे हो, कि उसमें कितने दुख हैं या कितना अभाव उसके जीवन में भरा हुआ है। आगे कवि क्या कहता है। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथा आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कवि कहता है कि जो उसका जीवन है ना वो बड़ा ही छोटा है, उसमें कोई बड़ी बड़ी कहानियाँ आज तक नहीं हुई है। अर्थात कवि बड़ा ही सरल है, वो मानता है कि वो महान नहीं है। तो कहता है कैसे मैं अपने जीवन की बातों को कह दूं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा बड़ा हुआ ही नहीं है। अच्छा यही नहीं होगा कि मैं दूसरों की सुनता रहूं और अपने लिए चुप रहूं। मतलब मैं अपना ना बोलूं, बस दूसरों की आत्मकथा को ही सुनता रहूं, दूसरों की कहानियों की सुनता रहूं। आगे क्या कहता है। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई मेरी मौन बिथा। कवि कहता है कि हमारी आत्मकथा, मेरी आत्मकथा में कुछ ऐसा विशेष तो है नहीं। तो मेरी जो भोली आत्मकथा है उसको सुनकर तुम भला क्या करोगे, तुम्हें उससे क्या प्राप्त होगा। तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा, तुम्हें दुख ही प्राप्त होगा, क्योंकि मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है। कभी कहता है अभी समय नहीं है, अब कभी कहता है अभी आत्मकथा लिखने का समय है ही नहीं, क्योंकि मेरी जो व्यथा है, मेरे जो दर्द है, मेरे जो कष्ट है वो अभी सोए हुए हैं और उनको सोते ही रहने दो। मेरे हृदय की उस वेदना को अभी सोने दो, उसको जगाने का प्रयास मत करो। और मैं अभी जगाना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये आत्मकथा लिखने का उचित समय नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ प्रिय विद्यार्थियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए अवश्य ही मददगार साबित होगा। आपने के अपने इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।